we have completed with certain definitions of the terminologies which are concerned with the making of the contract. जैसे कि अपन ने ऑफर या प्रपोजल का एक बेसिक मीनिंग देख लिया, नंबर वन। उसमें एक्सेप्टेंस देख लिया, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मेक्स प्रॉमिस। प्रॉमिस की डेफिनेशन देख ली, वो तो एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन के साथ ही आ गई थी। कल अपन ने कंसिडरेशन का एलिमेंट भी देख लिया, ठीक है। तो कंसिडरेशन के लिए कल मैंने आपको क्या बताया था, जो भी है वो वीडियो ऑन करो अपने। कंसिडरेशन के लिए मैंने आपको क्या बताया था, दैट कंसिडरेशन का इज बेस्ड ऑन द प्रेमाइस ऑफ क्विड प्रो क्यू। क्विड प्रो क्यू, क्विड प्रो क्यू दैट इज समथिंग इन रिटर्न, वापस बदले में कुछ मिलना चाहिए, ये बेसिस होता है, ठीक है सर। सर कंसिडरेशन कैन बी पास्ट कंसिडरेशन, कंसिडरेशन कैन बी प्रेजेंट कंसिडरेशन, कंसिडरेशन कैन बी फ्यूचर कंसिडरेशन। उसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव, कुछ करने का या कुछ नहीं करने का, कुछ करने का या कुछ नहीं करने का, ठीक है। तो ये भी अपन ने देखा था। और कंसिडरेशन के बारे में अपन ने जाना था दैट कंसिडरेशन can be given by either a party to the contract or a third party to the contract as also can pay consideration on behalf of Y to X. If it is accepted by X from A on behalf of Y, it will be considered as a valid contract. तो सर कॉन्ट्रैक्ट में जहां तक केवल कंसिडरेशन की बात है वो कोई थर्ड पार्टी भी दे सकती है, नंबर वन। नंबर टू कि सर और कंसिडरेशन, मान लो एक्स ने वाई के लिए कुछ करने का वादा किया तो बदले में वाई से उसको एक्स को कुछ कंसिडरेशन वापस मिलना चाहिए। तो जब कंसिडरेशन वापस मिलना चाहिए तो एक बात बताइए सर, दैट कंसिडरेशन जो वाई से एक्स को मिल रहा है वो एक्स के डिजायर पे मूव होना चाहिए ना, जो एक्स चाहता है उस हिसाब से उसको कंसिडरेशन मिलना चाहिए ना। यस सर, तो कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। प्रॉमिसर ने कुछ प्रॉमिस किया है तो बदले में प्रॉमिसी से उसको कुछ कंसिडरेशन वापस मिलेगा, दैट मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये पूरी अपनी कंसिडरेशन की डेफिनेशन हो गई। तो सर कंसिडरेशन के बाद में क्या होता है सर, अग्रीमेंट। और एग्रीमेंट जब लीगली एनफोर्सेबल होता है तो वो बनता है कॉन्ट्रैक्ट। क्या अपन ने कल एग्रीमेंट की डेफिनेशन देख ली थी क्या? हैव वी सीन द डेफिनेशन ऑफ एग्रीमेंट? यस सर, every promise and every set of promise which are forming consideration for each other is an agreement। ये भी अपन ने देख लिया था, ठीक है। अब अपने को तीन इंपॉर्टेंट चीजें देखनी है, वीडियो ऑन कीजिए। श्रेया बयानी, राघव काबरा, देवांश, दक्ष अग्रवाल, शुद्धि खरतड़े, सुया कर्नावट, जश शाह, प्लीज अपने वीडियो ऑन कीजिए। हाँ जी। तो अब अपने को क्या देखना है सर, तीन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म देखनी है, वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ये तीन चीजें देखनी है, वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले अपन करेंगे वॉइड एग्रीमेंट, सेकंड अपन करेंगे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड करेंगे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले वॉइड एग्रीमेंट। एन एग्रीमेंट विच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी अ वॉइड एग्रीमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अपन ने कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या पढ़ी है रे? अपन ने कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन पढ़ी है, कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा एग्रीमेंट होता है विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ, ठीक है सर। कुछ एग्रीमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि लॉ के द्वारा एनफोर्स किए जा सकते हैं। तो ऐसे एग्रीमेंट्स विच आर एनफोर्सिएबल बाय लॉ, सर ये दोनों एलिमेंट जब मिल जाते हैं तो वो एग्रीमेंट क्या बन जाता है सर? कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। यस सर। लेकिन सर कुछ एग्रीमेंट्स ऐसे होते हैं जो एग्रीमेंट तो बन जाते हैं लेकिन सर ये सेकंड वाला एलिमेंट नहीं आ पाता है उनमें, फॉर वट एवर रीजंस। फॉर वट एवर रीजंस ये वाला एलिमेंट मिसिंग हो जाता है, एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ नहीं आती है। सो ऐसे एग्रीमेंट्स which are enforceable, which are not enforceable by law,
यहीं आके रुक जाती है गाड़ी, ये वाला एलिमेंट कभी मिल ही नहीं पाता है, तो सर उन एग्रीमेंट्स को अपन क्या कहेंगे कि सर वॉइड एग्रीमेंट्स कहेंगे। ऐसे एग्रीमेंट्स जो कि शुरुआत से जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, वो वॉइड एग्रीमेंट्स कहलाते हैं। अभी आप समझो वॉइड वर्ड का मीनिंग। वॉइड वर्ड का मतलब होता है विच आर नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। वर्ड वर्ड का मीनिंग ही यही है, विच आर नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। ठीक है, आप उनको ले जाके कोर्ट में एनफोर्स नहीं करा सकते हैं, वही होते हैं वॉइड एग्रीमेंट। अब सर देखो, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ या लीगली एनफोर्सेबल। सर यदि उस एग्रीमेंट घर खरीदने और बेचने का है तो वो लीगली एनफोर्सेबल है और वो बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि लॉ के हिसाब से बिल्कुल सही है, लीगली एनफोर्सेबल है। लेकिन वो एग्रीमेंट दो जने आपस में किसी थर्ड पार्टी का मर्डर कराने के लिए बना रहे हैं, तो वो एग्रीमेंट तो बन गया सर, ऑफर था, एक्सेप्टेंस था, प्रॉमिस था, कंसिडरेशन था, एग्रीमेंट बन गया। क्या एग्रीमेंट बन गया? एक्स वाई को 2 लाख रुपए देगा, वाई जेड का मर्डर करेगा, तो सर एग्रीमेंट तो बन गया, एग्रीमेंट तो बन गया। लेकिन सर क्या ये एग्रीमेंट लीगली एनफोर्सेबल है? नहीं सर, इस एग्रीमेंट का लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है, मर्डर करने के एग्रीमेंट्स लॉफुल ऑब्जेक्ट के साथ में नहीं बनते हैं, तो ये एग्रीमेंट यहीं आके स्टॉप हो जाएंगे, कभी ये लीगली एनफोर्सेबिलिटी वाला एलिमेंट आके जुड़ेगा नहीं। तो ऐसे एग्रीमेंट्स जो यही शुरुआत से गलत होते हैं, वॉइड एग्रीमेंट होते हैं, शुरुआत से गलत होते हैं, they are not enforceable into the court of law, they are void agreements। so ऐसा एग्रीमेंट जो enforceable by law नहीं है, हम उन्हें void agreement बोलेंगे। void agreement, void word का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? which are not enforceable by law। मर्डर करने का एग्रीमेंट, ब्राइब देने के लिए, किसी की बिना कंसेंट मतलब फ्री कंसेंट के बिना बनाया गया एग्रीमेंट इज अ void agreement, इज नॉट अ void agreement rather, इसके लिए मैं अलग से बताऊंगा। सर ऐसे एग्रीमेंट जो लीगली एनफोर्सेबल नहीं होते हैं वो वॉइड एग्रीमेंट कहलाते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? वॉइड एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट विच आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड एग्रीमेंट। कोर्ट में ले जाके आप उन्हें एनफोर्स करा ही नहीं सकते हो। बोलो रे, समझ में आ गया? यस और नो? यस एवरीवन, आगे बढ़े। करतड़े समझ में आया? दक्ष अग्रवाल समझ में आया? दक्ष अग्रवाल तो आज किसी गम में डूबा है। कौन से गम में डूबा है अग्रवाल? सर क्लास सुबह नहीं हो सकती। मैं बाद में जवाब दूंगा इसका, ठीक है? इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि क्लास में भी लोगों ने भरपूर डिस्कशन कर लिया और क्लास के बाद में भी डिस्कशन पे डिस्कशन, मैसेजेस पे मैसेजेस आ रहे थे। मुझे लगा यार सब लोगों को डाइजेस्ट हो नहीं पा रहा है, तो इसलिए मैंने अपने रेगुलर टाइम पे ही रख लिया। ठीक है? सर आपने रेगुलर टाइम पे रखा फिर भी इतने कम लोग आए। किसने कहा कम आए? यदि एक बच्चा भी आता ना, इट वुड हैव बीन इनफ फॉर मी। ठीक है, कोई कम नहीं आए। अरे, कल आप मॉर्निंग में रख लो ना नहीं नहीं प्लीज। बेटा, ना ना ना, चलने दो ऐसे। चलिए, तो वॉइड एग्रीमेंट होता है एन एग्रीमेंट विच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड वर्ड का मतलब विच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है, या तो लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं होगा, या लॉफुल कंसिडरेशन नहीं होगा, या पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे, माइनर होंगे। ठीक है, ऐसी कोई बात होगी तो सर वो वॉइड एग्रीमेंट हो जाएंगे, यहीं पर आकर रुक जाएंगे। अब अपन करते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब अपन करते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। देखो, पहले समझना फिर डेफिनेशन पढ़ना तो बहुत अच्छे से समझ में आएगी। वॉइड वर्ड का मतलब ही क्या हो जाता है कि सर जिसे कि लॉ में एनफोर्स नहीं कराया जा सके। वॉइड वर्ड का मतलब यही होता है। यस सर। सर अभी तो आपने बताया कि वॉइड एग्रीमेंट, अब ये कॉन्ट्रैक्ट भी ऐसे होते हैं क्या जिन्हें आप लॉ में एनफोर्स नहीं करा सकते? हाँ होते हैं, लेकिन कहानी अधूरी है, पूरी कहानी समझो। सर क्या हुआ, हमारे राघव काबरा जी थे, ठीक है, थे नहीं है, सॉरी, अल्लाह को प्यारे नहीं हुए, अभी हैं, बैठे हैं। तो राघव काबरा जी और सुहान गोयल जी, ठीक है, थोड़े एग्जाम्पल श्रेया बियानी के नाम पे भी लेने लगे, पढ़ेंगे नहीं तो ये बोर महसूस करेगी। ठीक है, तो आ जाओ, राघव काबरा जी और सुहान गोयल जी के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट बना, बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट था, क्योंकि
एग्रीमेंट भी था और लीगली एनफोर्सेबल भी था। क्या कॉन्ट्रैक्ट बना सर? अगले महीने की 1 तारीख को मैं अपनी मोटरसाइकिल आपको दूंगा और आप मुझे उसके बदले में 50,000 रुपए देंगे। ठीक है सर, अगले महीने की 1 तारीख को। ठीक है सर, उस दौरान तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हुआ या नहीं हुआ सर? बिल्कुल हाँ सर। ऑफर था, एक्सेप्टेंस था, प्रॉमिस था, कंसिडरेशन था, एग्रीमेंट बन गया। एग्रीमेंट लीगली एनफोर्सेबल भी है क्योंकि लॉफुल ऑब्जेक्ट था, लॉफुल कंसिडरेशन था, फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज थी, पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट भी है, ये हम मान लेते हैं। और ऐसे एग्रीमेंट को कहीं भी लॉ में वॉइड डिक्लेयर अलग से नहीं किया गया है, पूरी लिस्ट नहीं बनाई गई है। तो बिल्कुल वैलिड सारी चीजें थी यहाँ भी और यहाँ भी, तो एग्रीमेंट लीगली एनफोर्सेबल था, बन गया कॉन्ट्रैक्ट। अब समझो क्या हुआ। कॉन्ट्रैक्ट कब बन रहा है? 27 अगस्त को बन रहा है। 29 अगस्त को एक हादसा होता है। क्या हादसा होता है? ये भाई अपनी मोटरसाइकिल पे ट्यूशन गया था, पीछे से एक ट्रक तेज गति से आया और इसकी मोटरसाइकिल को इतनी जोर से उड़ाया उसने कि अब उसका एक स्क्रू इधर है, एक स्क्रू इधर है, हैंडल कहीं उड़ के पड़ा हुआ है, किसी छत पे चला गया है, मडगार्ड कहीं चला गया है। यानी कि अब वो मोटरसाइकिल जो है यानी कि अब वो मोटरसाइकिल जो है वो कभी पहले वाली स्थिति में नहीं आ सकती। यानी कि अब ये राघव काबरा 1 तारीख को क्या अपना वादा मोटरसाइकिल देने का पूरा कर सकता है? नहीं सर, अब ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो सकता। जब बनाया था तब ये बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था। जब बनाया था तब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद में या तो चेंज इन सर्कमस्टांसेस हो गए, या ये नोट करना, या तो चेंज इन सर्कमस्टांस हो गए या फिर चेंज इन लॉ हो गया। कई बार कानून भी तो चेंज हो जाता है सर। या तो चेंज इन सर्कमस्टांसेस या चेंज इन लॉ के कारण अब हम इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं कर सकते। क्या चेंज इन सर्कमस्टांस हो गया सर? देखो क्या चेंज इन सर्कमस्टांस हो गया। डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिस चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाया था वो ही डिस्ट्रॉय हो गई, है ना जी। तो सर चेंज इन सर्कमस्टांस हो गया। ओके सर, तो अब ड्यू टू चेंज इन सर्कमस्टांस हम इस चीज को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अब किस में कन्वर्ट हो गया सर? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो गया। ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किस में कन्वर्ट हो गया? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो गया। दक्ष समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ सर, आ रहा है। ठीक है, चलिए। कविश देसाई समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है तेरे को? चलिए, तो सर देखो कहानी क्या है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की, कि सर एक बार तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। कहानी ये है कि एक बार तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, लेकिन या तो चेंज इन सर्कमस्टेंसेस के कारण या फिर चेंज इन लॉ के कारण वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अब एनफोर्सिएबल नहीं रहता है। इट नो लॉन्गर रिमेन्स एनफोर्सिएबल बाय लॉ। It no longer remains enforceable by law, and thus it becomes a void contract. Void word का मतलब ही यही है, it is not enforceable by law. तो चेंज इन सर्कमस्टांस का तो एग्जाम्पल बता दिया मैंने आपको। अब चेंज इन लॉ का एग्जाम्पल देखो। ठीक है, एक हमारी स्टूडेंट है, स्टूडेंट तो है पर एक कैरेक्टर है जिसका नाम है श्रेया बियानी। ठीक है, एक कैरेक्टर है जिसका नाम है बियानी। ठीक है, और दूसरी कैरेक्टर है जिसका नाम है वो कहाँ चली गई, स्वीया कर्नावट। ठीक है, मान लो समय या दौर चल रहा है 1945 का, 1945 का एरा चल रहा है। ठीक है, तो श्रेया बियानी फार्मिंग एक्टिविटी में लगी हुई है। ओके सर, और स्वीया कर्नावट शहर में कहीं रहती है। ओके सर, तो स्वीया कर्नावट और श्रेया बियानी के बीच में एक एग्रीमेंट बना। क्या एग्रीमेंट बना? उस समय आजादी के पहले, मान लो ये ऐसा समय था
जब ओपियम की खेती पे कोई बैन नहीं था। ओपियम मतलब समझते हो, अफीम, जो कि नशे की दवाई होती है, दवाइयों में नशे के लिए मिलाई जाती है, जिससे दर्द कम हो जाता है, इट एक्ट्स एज अ पेन किलर। पर लोगों को तो इसका असली यूज पता है, दवाई तो बहाना है, उसको गटागट खाना है, तो खाने से क्या है, नशा चढ़ता है, ठीक है। तो सर उस समय ओपियम की खेती पे, मान लो ये एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, तो उस समय कोई बैन नहीं था। ओके सर, जब बैन नहीं था तो इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ, श्रेया कर्नावट ने और श्रेया बिया ने एक एग्रीमेंट बनाया। क्या एग्रीमेंट बनाया? कि ये आज से 2 महीने बाद इसको, अभी अपने ओपियम के खेत तैयार कर रही है, 2 महीने बाद इसको 2 किलो अफीम उगा के देगी, ओपियम उगा के देगी, और ये बदले में उसको एक मान लो 20,000 रुपीज देगी। 1945 के एरा में 20,000 रुपीज भी बहुत होते थे, ठीक है। ओके सर, तो सर एग्रीमेंट बिल्कुल वैलिड है क्या? मैंने कहा सर बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि ओपियम की खेती मान लो 1945 में बैन नहीं थी। ओके सर, अब क्या हुआ, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया ना, सब कुछ सही है ना, ऑफर एक्सेप्टेंस, ट्री का लेफ्ट हैंड साइड, ट्री का राइट हैंड साइड, सब कुछ है इसमें, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया। लेकिन अभी सर सप्लाई करने में 2 महीने बाकी हैं। ओके सर, इसी दौरान 2 महीने से पहले पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक नोटिफिकेशन लेके आ गई कि आज से ओपियम उगाना और ओपियम में बिना सरकारी परमिशन सप्लाई करना गैर कानूनी, ठीक है। यानी सप्लाई करने से पहले ये फाड़ी डाल दी, क्या एक रास्ते में एक वो स्टॉप डाल दिया, क्या डाल दिया कि आज से इमीडिएट इफेक्ट से, 2 महीने पूरे होने से पहले इमीडिएट इफेक्ट से ये सब करना गलत, ठीक है। तो सर अब ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, क्या हो गया, ये सेकंड चीज हो गई, ड्यू टू चेंज इन लॉ हो गया। तो अब ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं रहा, और ये कैसा हो गया, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन गया। चेंज इन सर्कमस्टेंस और चेंज इन लॉ का एग्जांपल आया या नहीं आया, बताइए। यस, और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये भी आया। यस सर, मैं आप सबको आया ना रे, बोलो हाँ या ना। एक एक बच्चे को अच्छे तरीके से आया। श्रेया बियानी, अफीम में खेती मत करने लग जाना, डीलिंग मत करना। ओके बियानी, ठीक है, खरतड़े समझ में आ गया, बियानी के पास मत पहुंच जाना अफीम खरीदने के लिए। चलो नेक्स्ट, श्रेया कर्नावट बोल भाई, क्या हुआ? तो अगर श्रेया सपोज ओपीएम उगा रही थी, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन कर दिया, तो फिर अब वो जो उसने उगा लिया है ऑलरेडी, और उसने इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए हुए हैं, तो उसका उसका तो बहुत लॉस हो जाएगा फिर। छो होता, कानून कानून है, तो गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी उसके लिए। गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी। गवर्नमेंट एक्चुअली देखो, कभी मान लो एक नोटिफिकेशन लेके आती है कि ओपियम सरकारी अनुमति के बिना खरीदना और बेचना गैर कानूनी, या केवल आप सरकार को बेच सकते हो, ठीक है, बात समझे, क्योंकि सरकार कंट्रोल वे में दवाई बनाने वालों को देगी। तो सर तेरे को तो अब नहीं कर सकती हो सप्लाई, ओनली, बात समझ रहे हैं? तो आपको यदि बियानी के दर्द में बड़ा दर्द हो रहा है, तो मैंने एग्जाम्पल को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया ताकि आपको दर्द कम हो, पर अब वो आपको तो सप्लाई नहीं कर सकती, ठीक है, बात समझ में आई? अब देखो, मैं एक बात बार बार बोल रहा हूँ, प्लीज उसको समझने की चेष्टा कीजिए। क्या बोल रहा हूं मैं, कि सर पहले जब कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तब तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन सर ड्यू टू चेंज इन सर्कमस्टांसेस या चेंज इन लॉ, दोनों में से कोई भी कारण से अब वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं रहता है, और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है सर। तो अब थोड़ा सा इस पे ध्यान देते हैं इन कंटेक्स्ट टू वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। देखो, पहला एग्जांपल लो जहां पर राघव काबरा और सुहान गोयल के बीच में था ना, क्या एक एग्रीमेंट बन रहा था, मोटरसाइकिल अगले महीने की 1 तारीख को देने का, और बदले में 1 तारीख को 50,000 रुपये मिलने का, ठीक है सर। अब क्या हुआ कि सर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन सर 29 को मोटरसाइकिल का ऐसा एक्सीडेंट हुआ, डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर हो गया, अब ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड से वॉइड में इसलिए कन्वर्ट हो गया, अब वो मोटरसाइकिल सप्लाई करी नहीं जा सकती है। ओके सर, लेकिन सर हमारे सुहान गोयल साहब अड़ गए। हाँ हाँ, मैं तो ऐसे कैसे, राघव काबरा
तूने मेरे को 1 तारीख को मोटरसाइकिल सप्लाई करने का बोला था, वादा किया था, तेरे मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना है, मैं नहीं जानता तेरे को मोटरसाइकिल सप्लाई करनी पड़ेगी। ये बोला भाई मोटरसाइकिल टूट गई है, एक एक स्क्रू अलग अलग लाके सप्लाई करूँ क्या तेरे को? बोला मैं नहीं जानता, कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट तो कॉन्ट्रैक्ट तूने पूरा नहीं किया तो मैं कोर्ट में ले जाके एनफोर्स करूंगा। सुहान गोयल को 1 तारीख को मोटरसाइकिल मिली नहीं, 2 तारीख को सुहान गोयल कोर्ट में पहुंच गया। कोर्ट में गुहार लगाता है, साहब राघव काबरा और मेरे बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट बना था कि 1 तारीख को ये मुझे मोटरसाइकिल देगा। ठीक है सर। कोर्ट में अपना लीगल ज्ञान झाड़ने लग गया। क्या सर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है जज साहब? कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज लीगली एनफोर्सेबल और एनफोर्सेबल बाय लॉ। इसके और मेरे बीच में एग्रीमेंट था, इसने वो एग्रीमेंट पूरा नहीं किया, इसने अपना वादा तोड़ा, इसलिए मैं कोर्ट में उसे एनफोर्स कराने के लिए आया हूं। कृपया मेरी मोटरसाइकिल मुझे कहीं से भी दिलवाइए, मैं नहीं जानता। कोर्ट बोला अबे तूने लॉ तो पढ़ा है लेकिन आधा अधूरा पढ़ा है। ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो गया है। चूंकि ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो गया है, इसलिए इसको अब कोई भी इसलिए इसको अब कोई भी कोर्ट में एनफोर्स करा ही नहीं सकता, बिकॉज वो एनफोर्सेबल बाय लॉ रहा ही नहीं है। तो बच्चे अपने घर जाओ, कुछ नहीं हो सकता। ये कॉन्ट्रैक्ट अब एनफोर्सेबल बाय लॉ, कोर्ट में एनफोर्सेबल, लॉ में एनफोर्सेबल रहा ही नहीं है। समझ में आ गया क्या ट्रीटमेंट मिलेगा? कोर्ट चले भी गए तो सर एनफोर्सेबल बाय लॉ कोर्ट है ही नहीं। तो सुहान गोयल वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कभी कोर्ट मत जाना, वॉइड एग्रीमेंट के लिए भी मत जाना। वॉइड एग्रीमेंट शुरुआत से गलत होता है तो वो कभी कोर्ट में एनफोर्सिएबल होता ही नहीं है। बात समझ में आ गई? यस सर। समझ में आ गई ना? यस सर। तो सर अब देखो, वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में यदि मैं एक वर्ड में, वैसे तो डिफरेंस 2-3 होंगे, पर मैं एक वर्ड में डिफरेंस बताना चाहूं तो सर दोनों ही एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। लेकिन सर ये कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है, ये तो शुरुआत से ही गलत एग्रीमेंट है। ये एक ऐसा एग्रीमेंट है जो कभी लीगली एनफोर्सेबल था ही नहीं, इसलिए कभी कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं। तो ये तो शुरुआत से ही गलत था, जैसे मर्डर करने का एग्रीमेंट हो गया। तो ये शुरुआत से ही नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। लेकिन सर यहां पर क्या होता है, एक बार तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, that contract afterwards ceases to be enforceable by law. That contract afterwards ceases to be enforceable by law. Ceases का मतलब समझ गए? कभी तुमने सुना है सीज फायर? सीज फायर वर्ड सुना है? सीज फायर, सीज फायर, दो जगह आग लगी है, उस आग को बुझाना, सीज कर देना, खत्म कर देना। तो इट दिस कॉन्ट्रैक्ट, शुरुआत में तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, बट इट सीजेस टू बी एनफोर्सिएबल बाय लॉ आफ्टरवर्ड्स। क्या ये बात समझ में आ गई? इट सीजेस टू बी एनफोर्सिएबल बाय लॉ। ठीक है, बात समझ आ गई एवरीवन? आगे बढ़े, पढ़ें। इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी टिपिकल है, थोड़ी सी टिपिकल है। आओ पढ़ते हैं। वॉइड एग्रीमेंट तो क्या था? एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन पढ़ हुई दर्श अग्रवाल। Void contract, subsection J of section 2. A contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable. इसको केसेस नहीं, इसको सीजेस कर लेना, CEASES। जो ये यहाँ लिखा हुआ है ना, वही वर्ड यहाँ पर लिख लेना। अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सिएबल बाय लॉ। पहले तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन सर बाद में क्या हुआ? इट सीजेस टू बी एनफोर्सिएबल बाय लॉ। वो अब लॉ में एनफोर्स नहीं कराया जा सकता है। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो शुरुआत में तो बिल्कुल सही कॉन्ट्रैक्ट था, इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन जाता है। मतलब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट तब उस समय से बन जाता है व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, जिस समय से वो लॉ में एनफोर्स होना बंद हो जाता है। शुरुआत में वैलिड होता है, बाद में कुछ ऐसा चेंज इन सर्कमस्टांस या चेंज इन लॉ होता है, तो जिस समय से वो लॉ में एनफोर्स होना बंद हो जाता है उस समय से वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। इट बिकम्स वॉइड फ्रॉम द टाइम इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। थोड़ी सी अजीब सी डेफिनेशन है, पर ध्यान से पढ़ोगे तो मतलब एकदम क्लियर कट समझ में आने लग जाएगा। अ कॉन्ट्रैक्ट
which ceases to be enforceable by law, it becomes void. Void का मतलब it becomes a void contract when it ceases to be enforceable by. किसको ये समझ में नहीं आई void contract की डेफिनेशन? काबरा जी समझ आ गई क्या? यस सर। श्रेया बियानी, यस सर। कविश, कविश तो क्या बोलता है पता ही नहीं लगता है। कविश क्या बोलता है पता ही नहीं लगता है। अरे सर, हाँ बोल, जोर से बोल। अभी थोड़ा जुकाम है इसलिए। क्या बोल रहा है बेटा? सर थोड़ा कोल्ड है, कोल्ड जुकाम जुकाम। अच्छा, मुझे लगा मम्मी खाना नहीं डालती है तो बेचारे को ताकत ही नहीं मिलती है। ऐसा तो नहीं है? सर बस खाना खाते हैं। अच्छा, खाना ही खा रहा है, ओके। चलिए, हमने वॉइड एग्रीमेंट, ये बेटा ये है ना, ये जो कंसेप्ट है ना, वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, और अब जो अपन तीसरा करने वाले हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वाला, ये इतने काम आएंगे तुम्हारे पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के दौरान कि यदि तुमने इनको ढंग से नहीं समझा तो 100 में से तुम 35 मार्क्स की रिस्क ले रहे हो। नंबर कैसे आएंगे वो तुम सोच लेना। 100 में से 35 नंबर की रिस्क, प्योर शॉर्ट रिस्क, फेल होने की रिस्क ले रहे हो तुम। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझे? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट चालू करें भाई? यस सर, आइए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझते हैं। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, सर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट, दो पार्टीज ने कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया, दो पार्टीज ने कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया, ठीक है सर। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट विच आर एनफोर्सिएबल only at the option of one of the parties but not at the option of other or others is a voidable contract. क्या definition है? An agreement is a voidable contract if it is enforceable by law at the option of one or more of the parties but it is not enforceable by law at the option of other or others. इसका मतलब क्या है कि सर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो है जो एक पार्टी चाहे तो वो कोर्ट में एनफोर्स कराया जा सकता है, लॉ में एनफोर्स कराया जा सकता है, लेकिन दूसरी पार्टी को ये ऑप्शन नहीं मिलता है कि वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को जिंदा रखे एनफोर्स करा ले, कि चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करा ले। ये ऑप्शन एक ही पार्टी को मिलता है, दूसरी पार्टी को नहीं मिलता है। पहले एग्जाम्पल देखो, फिर आपको ऑटोमेटिकली ये डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। दक्ष अग्रवाल और देवांश के बीच में एक एग्रीमेंट बना। क्या एग्रीमेंट बना? कि देवांश जो है वो दक्ष अग्रवाल को 1 सितंबर 2025 को 100 टन लकड़ी, 100 टन टिम्बर प्रोड्यूस कहीं से भी अरेंज करके, कौन सी वाली लकड़ी? कि सर आम के पेड़ की लकड़ी, मैंगो के पेड़ की लकड़ी, 100 टन लकड़ी अरेंज करके देगा दक्ष अग्रवाल को, और दक्ष अग्रवाल बदले में उसको 10 लाख रुपए देगा। ठीक है सर, उसी समय देगा। ओके, अब क्या होता है देखो, यदि दक्ष अग्रवाल ने पहले ही मेंशन कर दिया था भैया टाइम इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर मी, ये जो तुमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है मेरे साथ में ये टाइमली, इसमें टाइम इज वेरी एसेंशियल टुवर्ड्स परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यदि तुम किसी भी कारणवश लेट हुए तो मैं लकड़ी को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने का राइट रखता हूं। ठीक है सर, उसने पहले ही बोल दिया टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइमली 1 तारीख को तुमने सप्लाई नहीं की
1 सितंबर को, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट में चाहूं तो एक्सेप्ट करूं, फिर कंपल्शन नहीं है, मैं रिजेक्ट भी कर सकता हूँ। ओके सर। हुआ वही जिसका डर था। देवांश किसी कारणवश 1 तारीख को लकड़ी सप्लाई नहीं कर पाया, इसके ट्रक का कुछ प्रॉब्लम हो गया था। इसने 3 तारीख को वो लकड़ी सप्लाई करी और देवांश ने दक्ष अग्रवाल को लाके बोला, लो भाई कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार लकड़ी लेके आ गया। दक्ष अग्रवाल के ऑप्शन पे है, ये चाहे तो इस लेट सप्लाई को एक्सेप्ट कर सकता है, ये चाहे तो इस लेट सप्लाई को एक्सेप्ट भी कर सकता है, ठीक है चल ले आ यार कोई बात नहीं 2 दिन लेट हो गया। ये चाहे तो इस लेट सप्लाई को रिजेक्ट कर सकता है कि भाई तू टाइमली माल नहीं लाया, अब तू माल अपने घर लेके चला जा, अब मेरे को तेरा माल नहीं चाहिए। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो यानी कि वो ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ में एनफोर्सेबल होगा या नहीं होगा, ये एक पार्टी के ऑप्शन पे डिपेंड करता है। वो चाहे तो इसको एनफोर्स करा ले, चाहे तो एनफोर्स नहीं कराए। ये एक पार्टी को ये ऑप्शन मिला है, किसको? दक्ष अग्रवाल को ये ऑप्शन मिला है। क्या ये सेम ऑप्शन, क्या ये सेम ऑप्शन देवांश को भी मिला है क्या, कि ये चाहे तो एनफोर्स करा ले और ये चाहे तो एनफोर्स नहीं कराए? नहीं सर, दूसरी पार्टी को नहीं मिला है। तो क्या ये वॉइडेबल, दिस मैं क्या बोलूंगा, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ दक्ष अग्रवाल। दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। वो चाहे तो कंटिन्यू करे, वो चाहे तो इसको वॉइड बना दे कि नहीं तुमने लकड़ी टाइम की सप्लाई नहीं की, इसलिए मैं तुम्हारी लेट सप्लाई को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को लॉ में एनफोर्सेबल बना सकता है, ठीक है लेट दे दे। वो चाहे तो माल को रिजेक्ट कर सकता है, बिकॉज द कॉन्ट्रैक्ट नाउ बिकम्स वॉइडेबल एट हिज ऑप्शन। तो जब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट विच इज या एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज बट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स इज नोन एज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। क्या ये पहली वैरायटी ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट समझ में आई? क्या ये पहली वैरायटी ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट समझ में आई? बोलो यस और नो। यस सर। ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट बात बतानी है, एक और इम्पोर्टेंट बात बतानी है। क्या इम्पोर्टेंट बात है रे? देखो ट्री के राइट हैंड साइड पे आ जाओ। कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज लीगली एनफोर्सेबल। ओके सर। एन एग्रीमेंट इज सेड टू बी लीगली एनफोर्सेबल इफ इट इज हैविंग lawful object, lawful consideration, if it is made with free consent of the parties who are competent to contract, and agreement has not been declared as a void agreement under the law। ये 5 चीजें बताई थी ना सर। यदि मर्डर करने का ऑब्जेक्टिव है तो लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सर ये एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट बन जाएगा। यस सर। सर यदि ब्राइब के नेचर में अनलॉफुल कंसिडरेशन दिया गया है तो वो एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट बन जाएगा। पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, माइनर के साथ में एक एक्स है दूसरा माइनर है, माइनर के साथ में कोई एग्रीमेंट बना लिया तो सर पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो सर ये वॉइड एग्रीमेंट होगा, शुरुआत से गलत एग्रीमेंट होगा। और यदि वॉइड एग्रीमेंट की लिस्ट वाला कोई एग्रीमेंट है तो भी वो वॉइड एग्रीमेंट होगा, शुरुआत से गलत एग्रीमेंट होगा। यहाँ चारों में तो मैंने तुमको बोल दिया वॉइड एग्रीमेंट होगा। ठीक है सर। ये क्यों बताया? क्योंकि ये वाला जो एलिमेंट है ये अब ये काम आने वाला है। यदि किसी पार्टी की कंसेंट फ्रीली नहीं लेके जबरदस्ती ली गई है, कैसे? जैसे उस दिन अपन ने एग्जाम्पल लिया था ना, क्या कि हमारी श्रेया कर्नावट ने मान लो श्रुति खरतड़े की सिर पे बंदूक रख के उससे ऑफर दिया, क्या अपनी जमीन मेरे पास 10 करोड़ रुपए वाली जमीन जो मार्केट की है वो मेरे को 2 करोड़ रुपए में देगी क्या? तो सर इसने कहा, इसने अपनी कंसेंट देनी पड़ी क्योंकि सर पे बंदूक थी। अच्छा भाई ले ले भाई, जान है तो जहान है, बाद में जिंदा रही तो और कमा लूंगी। तो इसने अपनी ऑफर के लिए एक्सेप्टेंस या कंसेंट तो दे दी, लेकिन कैसी थी सर? जबरदस्ती ली गई कंसेंट थी, फ्री कंसेंट नहीं थी। तो यहां पर आता है रोल, जब किसी पार्टी की कंसेंट फ्रीली नहीं ली जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट उसके ऑप्शन पे वॉइडेबल होता है, इट बिकम्स अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ये जगह फर्क आएगा, बाकी सब वॉइड एग्रीमेंट है।
लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है मर्डर करने का, वॉइड एग्रीमेंट। पार्टी में माइनर के साथ में बना लिया, वॉइड एग्रीमेंट। सर लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है, वॉइड एग्रीमेंट। लेकिन यदि कंसेंट फ्रीली नहीं ली हुई है तो सर वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। श्रुति खरतड़े के ऑप्शन पे है, वो चाहे तो इसको जिंदा रख के ओके ठीक है ले जाने दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको जिंदा भी रख सकती है। वो चाहे तो उसको खत्म भी कर सकती है, रिसिंड भी कर सकती है। तो श्रुति खरतड़े के ऑप्शन पे ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, वो चाहे तो उसके साथ कंटिन्यू करे, चाहे तो रिसेंट कर ले। जिसकी कंसेंट फ्रीली नहीं आई है उसके ऑप्शन पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है। ये ऑप्शन दूसरी पार्टी को नहीं मिलता है जिसने कंसेंट जबरदस्ती ली है। क्या ये दूसरा पॉइंट समझ में आया? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, तो जहां फ्री कंसेंट नहीं आ रही है वहां कैसा कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? सर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, जो एक पार्टी चाहे तो ही एनफोर्स हो सकता है, वो नहीं चाहे तो खत्म हो सकता है। बोलो जी, समझ में आया? यस और नो? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, समझ में आया एवरीवन? समझ में आया रे खरतड़े? समझ में आया? हाँ, तेरी तो कनपट्टी पे बंदूक थी, तेरे को तो आएगा ही आएगा। ठीक है, जबरदस्ती समझ आएगा। सुहान गोयल समझ में आ गया? देवांश, जश शाह, यस सर। जश शाह को आ गया? सर ऐसा क्या बात कर रहे हो? अरे आ गया क्या पूछ रहा हूँ, क्या आ गया? समझ में? हाँ हाँ। ठीक है, चलो फिर सेम लिंक पे एक बार वापस रिज्वाइन करो।